दोस्तों, साल 2015 में रिलीज होने वाली ये मूवी आज तक की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है। यूँ तो यूट्यूब पे इस मूवी को कईयों ने एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन आज हम इस चैनल पे इस मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंत में हम ये भी जानेंगे कि जो भी कुछ इस मूवी में दिखाया गया है वो किस हद तक साइंटिफिकली सही बैठता है, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर ने नासा के स्टाफ्स की हेल्प ली थी इस मूवी को सही ढंग से प्रदर्शित करने के लिए। फिलहाल हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मार्स यानी मंगल ग्रह को दिखाया जाता है। यहाँ पर नासा के 6 एस्ट्रोनॉट्स आए हुए हैं और इन सभी का काम होता है यहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को इकट्ठा करना और उसे वापस लेकर पृथ्वी पर आना, ताकि नासा के वैज्ञानिक मार्स की मिट्टी के सैंपल्स की जांच कर वहाँ पे भूतपूर्व के जीवन के बारे में जांच कर सकें। जैसा कि आप सबको पता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले मार्स का अपना एटमॉस्फेयर हुआ करता था, और अगर तब मार्स का अपना एटमॉस्फेयर था तो इस बात के भी पक्का चांसेस हैं कि वहाँ पे पृथ्वी की ही तरह लिक्विड वाटर भी प्रचुर मात्रा में मौजूद रहा होगा। वहाँ पे बड़े बड़े महासागर, नदियाँ और झीलें भी हुआ करती होंगी। इसलिए नासा ने हमें इस मिशन के जरिए 6 एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर भेजा है, ताकि वो मार्स के मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करके वापस ला सकें। ये 6 के 6 एस्ट्रोनॉट अपने मिशन को बखूबी अंजाम भी दे रहे होते हैं। इन्हें बस 7 और मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा करने होते हैं, जिसके बाद इनका मिशन समाप्त हो जाता है। इन 6 एस्ट्रोनॉट्स के सूट में एडवांस टेक्निक से लैस कम्युनिकेशन मीडियम होता है, जिससे धरती पर नासा की टीम से ये लोग आसानी से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। सब कुछ सही जा रहा होता है कि तभी धरती पर नासा की टीम को एक वार्निंग दिखाई पड़ती है। नासा की टीम को पता लगता है कि चंद ही पल में इनके मिशन साइट एरिया में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये खबर जब लेविस को पता चलती है, जो कि इन 5 की कमांडर होती है, तो वो तुरंत मिशन रद्द करने का फैसला करती है। अब तक यहाँ पे तूफान आ भी चुका है और लेविस हमीज स्पेस शटल को डिपार्चर करने का ऑर्डर भी दे देती है। लेकिन इसी तूफान में इनके एक साथी, जिसका नाम मार्क फोर्टनी होता है, जिससे एक एंटीना का टुकड़ा टकरा जाता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। अब लेविस, जो कि इन सब की कमांडर होती है, वो बाकी 4 साथियों को हमीज को लॉन्च करने की तैयारी करने को कहती है और खुद मार्क को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलता। साथ ही मार्क का कम्युनिकेशन मीडियम भी खराब हो जाता है, जिससे ये क्रू उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। यहाँ पर बाकी क्रूज को लगता है कि अब तक मार्क मर चुका होगा। लेविस कुछ देर तक उसे ढूंढने के बाद जब उसे मार्क नहीं मिलता है, तो वो हमेज शटल पर वापस आ जाती है और यहाँ से टेक ऑफ कर जाती है। यहाँ से टेक ऑफ करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह तूफान बहुत तेज होता है, जिससे इनके स्पेस शटल को खतरा होता है। अब इन चारों के यहाँ से जाने के बाद मार्स की धरती को दिखाया जाता है, जहाँ पे तूफान शांत हो चुका है और मार्क, जिसे उसके साथियों ने मारा समझकर यहाँ से निकल गए थे, वो अभी भी जिंदा होता है। साथ ही एंटीना का टुकड़ा उसके सूट को चीरकर उसके शरीर में घुस गया था और उसके सूट का ऑक्सीजन लेवल भी काफी गिर चुका था। वो जल्दी से क्रूज द्वारा बनाए गए बेस में जाता है। वहाँ वो अपने सूट को निकालता है और वो एंटीना का टुकड़ा जो कि उसके शरीर में घुस गया, वो उसे निकालने की कोशिश करता है और काफी दर्द सहने के बाद वो उस टुकड़े को निकालने में कामयाब हो जाता है। उसके पास अब नासा से कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी माध्यम नहीं होता है, तो अब वो नासा के लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, ताकि अगर वो मर भी जाए तो आने वाले मिशन से नासा उसकी ये वीडियो देख पाए। वीडियो में वो बताता है कि जिस हैब में वो अभी है, वो 31 दिन टिकने के लिए बनाया गया था। कोई यहाँ पे कभी भी मर सकता है। वो यहाँ पे प्यास के कारण, हैब फटने के कारण या ऑक्सीजन की कमी के कारण मारा जा सकता है, और अगर किसी तरीके से वो यहाँ पे बच भी जाता है तो फिर वो यहाँ पे भूख से मर जाएगा। मार्क को अच्छी तरह पता है कि नासा का अगला मार्स मिशन 4 सालों में लॉन्च होगा और उसके पास मात्र 1 साल का खाना ही होता है, तो अब उसे इस ग्रह पर जीने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें पृथ्वी पे नासा के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां टेडी सैंडर्स, यानी जो कि नासा के डायरेक्टर होते हैं, वो सारी मीडिया को बता देते हैं कि मार्स में तूफान की वजह से उनको अपना मिशन एरिस 3 रद्द करना पड़ा है। साथ ही वो मीडिया को बताते हैं कि टेक ऑफ करने के दौरान मार्क वाटनी तूफान की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई और बाकी एस्ट्रोनॉट्स अब पृथ्वी की तरफ वापस आ रहे हैं। ये खबर सुन सारी दुनिया में एक शोक की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि मार्क की गिनती वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोनॉट्स में होती है। वहीं अब मार्क को दिखाया जाता है, जो कि ये सोच रहा है कि वो किस तरह मार्स पे जीवित रहे। वो बाकी साथियों के केबिन से खाना निकालता है और हिसाब लगाता है कि ये खाना 300 दिनों तक चल सकता है, और अगर वो कम खाए तो ये खाना वो 400 दिनों तक चला सकता है। लेकिन इसके बावजूद उसे 3 साल का खाना और चाहिए होगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल में लॉन्च होगा। तो अब वो खुद से कहता है कि उसे किसी तरह 3 साल तक के खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, वो भी ऐसे ग्रह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता।
लेकिन मार्क एक बहुत ही आशावादी इंसान होता है, साथ ही साथ वो एक बॉटनिस्ट भी होता है। अगले दिन पूप करने के बाद जब वो फ्लश करता है तो उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया हिट करता है, जिसके बाद वो कुछ आलू लेता है और उन्हें काटकर खेती के लिए तैयार करता है। क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट होता है तो वो उस खेती के लिए उचित क्लाइमेट भी तैयार कर देता है, यानी कि एक पॉली हाउस, जहाँ वह उन तमाम कंडीशंस को तैयार करता है जो कि एक पौधे के उगने के लिए उपयुक्त होती हैं। क्योंकि मार्स की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं तो वो अपने वेस्ट को खाद की तरह यूज करता है। वो सारे आलुओं को बो देता है, लेकिन उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है पानी की। वहीं दूसरी तरफ धरती पे मार्क का फ्यूनरल कर दिया जाता है और पूरी नासा की टीम उसके फ्यूनरल में उपस्थित होती है। वहीं मार्क को मार्स पे अब 31 दिन हो चुके हैं और अब वो पानी बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। उसके पास सैकड़ों लीटर हाइड्रोजन पड़ा होता है जो कि स्पेसशिप के ईंधन के रूप में काम में आता है, जिसे वो इरिडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट से होकर गुजारता है। उसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अलग करता है और फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसे एक जगह पे जलाता है। लेकिन जब वह पहली बार ऐसा करता है तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को ऐड नहीं करता जो कि उसके मुंह ने रिलीज करी थी। लेकिन दूसरी बार वो हेलमेट पहनकर सफलतापूर्वक ये काम कर देता है। इसके बाद धरती पे विंसेंट कपूर को दिखाया जाता है, जो कि नासा के कार्यालय पहुंचकर नासा के डायरेक्टर से सैटेलाइट को एरिस 3 मिशन साइट की तरफ मोड़ने को कहता है। लेकिन डायरेक्टर उसे ये करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर मार्क की लाश पूरी दुनिया को दिखाई पड़ेगी, जिससे नासा की इमेज खराब हो सकती है और उन्हें आने वाले मिशन के लिए फंड जुटाने में और कठिनाई हो सकती है। लेकिन कपूर हार नहीं मानता है और एरिस 3 साइट एरिया के कोऑर्डिनेट्स को मिंडी पार्क को भेजता है, जो कि सैटेलाइट एक्सपर्ट होती है। मिंडी जब सैटेलाइट के कैमरास उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ मोड़ती है तो उसे धक्का लगता है, क्योंकि वो देखते हैं कि मिशन साइट के सारे इक्विपमेंट्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। ये बात जब वो नासा के डायरेक्टर को बताते हैं तो वो इस बात को यह कहकर टाल देता है कि हो सकता है कि तूफान की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन विंसेंट कपूर उसे बताता है कि सोलर पैनल्स को भी साफ किया गया है, जिससे डायरेक्टर को भी पता लग जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। ये बात नासा के डायरेक्टर को उलझन में डाल देता है, क्योंकि मार्क की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, यहाँ तक कि मार्क का फ्यूनरल भी हो चुका है। तो अब नासा किस मुंह से मीडिया के सामने ये बात कहेगा कि मार्क अभी भी जिंदा है। नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स कहते हैं कि मार्क के क्रूज को इसके जीवित होने की खबर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे और फिर वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। जब वो पृथ्वी पे आ जाएंगे तो ही वो इस बारे में बताएंगे। बाद में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर मीडिया को बताते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और वो उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मार्स की धरती पे मार्क को दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्क को 54 दिन हो चुके हैं और इसी दिन उसे एक गुड न्यूज भी मिलती है, जब वो देखता है कि जो आलू उसने बोए थे उनमें से एक आलू का पौधा उग चुका है। रात को मार्क हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन एरिस 4 उससे 3200 किलोमीटर की दूरी पर उतरेगा और उसे तब तक वहां पर पहुंचना होगा। वो डिसाइड करता है कि उसके पास 2 रोवर हैं और दोनों रोवर मैक्सिमम 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए वापस हैब में आना पड़ेगा और यही उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दूसरे दिन वो ट्रायल करता है एरिस 4 मिशन साइट एरिया जाने का, लेकिन सूरज के ढलने के बाद मार्स का टेम्परेचर -16 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो वापस हैब में आ जाता है। ऐसे ही करके वो कई दिन एरिस 4 जाने का सही रास्ते का मुआयना करता है और अब उसने ठंड से बचने का सोल्यूशन भी ढूंढ लिया। दरअसल नासा ने पिछले मिशनों के जरिए मार्स की धरती पर एक प्लेटिनम बॉक्स गाड़ा हुआ था। वो उस बॉक्स को बाहर निकालता है, जो कि थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जिसके डिक इन प्रोसेस से उसे हीट मिलती है। इसे वो अपने रोवर में रखता है ताकि उसे ठंड से बचने के लिए अपना हीटर ऑन न करना पड़े, क्योंकि ऐसा करने पर उसके रोवर का चार्ज भी खत्म हो जाता था। कुछ और दिनों तक वो यही कंटिन्यू करता है और आज उसे 79 दिन हो चुका है। अब तक उसके बोए हुए आलू भी बड़े हो चुके हैं। वो उन्हें निकालता है और बड़े आलू को खाने के लिए यूज करता है, तो वहीं छोटे आलू को फिर से बो देता है। इधर धरती पर नासा की टीम मार्क तक खाना पहुँचाने की प्रोसेस में जुट जाती है, लेकिन इस प्रोसेस में उन्हें 1 साल लगेगा, क्योंकि धरती से मार्स की दूरी अभी कुछ ज्यादा होती है। इधर मार्क नासा वालों से किसी तरह से कांटेक्ट करना चाह रहा है ताकि वो उनसे
उनके मिशन के बारे में जानकारी ले पाए, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम उसके पास नहीं होता है। तभी उसे ध्यान आता है कि साल 1996 में नासा ने एक मिशन के जरिए पाथफाइंडर को मार्स की धरती पे भेजा था, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से वो इनएक्टिव हो गया था। मार्क उस फाइंडर को ढूंढता है जो कि मिट्टी में दब गया था। इधर नासा में मार्स मिशन के डायरेक्टर को उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो भी कैलिफोर्निया जाता है और पाथफाइंडर की टीम से मुलाकात करता है, जहां साइंटिस्ट उसे पाथफाइंडर का ट्विन सिस्टम या कहे कि मॉडल दिखाते हैं। वहीं इधर मार्स की धरती पे मार्क किसी तरह उस फाइंडर को ठीक कर देता है और नासा को उसके एक्टिव होने का सिग्नल मिल जाता है, जिसके बाद मार्क 3 बोर्ड लेता है। मार्क एक बोर्ड पे कैन यू सी मी लिखता है और एक बोर्ड पे यस लिखता है, तो वहीं दूसरे पे नो। इधर नासा की टीम को जब ये मैसेज मिलता है तो वो पाथफाइंडर का कैमरा यस की तरफ मोड़कर मार्क को कंफर्मेशन देते हैं कि वो सब उसे देख रहे हैं, और इस बात से मार्क काफी खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह होती है कि धरती पर नासा की टीम सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब दे सकती है और हर सिग्नल को रिसीव करने के लिए उन्हें 32 मिनट का समय लगता है। लेकिन मार्क जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है, वो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ढूंढ लेता है। वो अपने साथी क्रू के बॉक्स से ASCII लैंग्वेज की बुक निकालता है और बहुत सारे बोर्ड्स लेता है और ASCII कोड्स में मैसेज भेजना शुरू कर देता है। वहीं नासा की टीम भी उसकी तरह अपने रोवर के चारों तरफ ASCII बोर्ड्स रख देते हैं और जो भी कुछ नासा वाले उससे कहना चाह रहे हैं वो उस कोड की तरफ कैमरा मोड़ देते हैं और फिर मार्क मैसेज को डिकोड करता है। ASCII कोड की वजह से नासा वाले मार्क को सॉफ्टवेयर पैच भेजते हैं, जिसके थ्रू मार्क अब नासा वालों से बड़ी आसानी से कांटेक्ट कर पा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले ASCII कोड्स के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ASCII कोड्स और कुछ नहीं बल्कि मोर्स कोड की तरह एक लैंग्वेज है, जिसकी फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। इससे हम कोड के थ्रू एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। नासा वाले मार्क को मैसेज भेजते हैं कि नासा उसके लिए खाना भेज रहा है ताकि वो 4 साल तक सरवाइव कर पाए। मार्क उनसे पूछता है कि क्या उसके क्रू को ये पता है कि वो अभी मार्स पर जिंदा है, जिस पे नासा कहता है अब तक ये बात उन्होंने उसके क्रू को नहीं बताई, लेकिन अब बता देते हैं। बाद में जब नासा वाले मार्क के क्रूज को उसके बारे में बताते हैं तो सारे क्रूज टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने अपने साथी को मार्स ग्रह पे मरने के लिए छोड़ दिया था। इधर मार्स ग्रह पे मार्क के साथ एक हादसा हो जाता है। दरअसल जिस जगह पे उसने आलू बोए हुए थे उस जगह पे किसी कारण ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी सारी आलू की खेती खराब हो जाती है। और जब नासा वालों को ये बात पता चलता है कि मार्क की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, तो वो मार्क को 1 दिन का खाना 4 दिन तक चलाने के लिए कहते हैं। वहीं नासा भी प्रोब मिशन को लॉन्च करने वाला है, जो कि मार्क तक 4 साल तक का खाना पहुंचाएगा। लेकिन एरिस के लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद वो ओवरवेट और हीटिंग की वजह से फट जाता है। इस तरह नासा और मार्क की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। मार्क को जब ये पता चलता है तो वह अपने बचने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि कई कोशिशों के बाद उसे हर बार हताशा हाथ लगी है। साथ ही आज मार्क को मंगल ग्रह पे पूरे 186 दिन हो चुके हैं। वो अपने क्रूज को सॉफ्टवेयर पैच के थ्रू बताता है कि उसने हर समस्या का डट के सामना किया और अंत तक लड़ते रहा। हालांकि वह हार नहीं मान रहा है, लेकिन हमें हर तरह के अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। वो उन्हें कहता है कि वो उसकी माँ का ख्याल रखें और उन्हें बताए कि मार्क को अपने काम से प्यार था और अगर वो मर भी गया तो इसके पीछे उसका एक नेक मकसद था। अब सारी दुनिया में यह खबर फैल जाती है कि नासा का मिशन फेल हो गया है और अब सारी दुनिया को लगता है कि मार्क कभी वापस नहीं आएगा। वहीं इस खबर को चाइना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर भी देख लेते हैं और अब चाइना डिसाइड करता है कि वो ताईयांग सेंग बूस्टर जो उसके पास है, उसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक भी हो चुकी है, वो उसे नासा को दे देंगे ताकि वो मार्क तक खाना आसानी से पहुंचा सके। वो नासा से कांटेक्ट करते हैं और अब एक बार नासा को दोबारा एक और चांस मिल चुका है, जिससे वह मार्क तक खाना पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी बीच हमें एक रिच पर्नेल नाम के एक नौजवान लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक फिजिसिस्ट और रॉकेट साइंटिस्ट होता है। रिच उनको बताता है कि एरिस 4 के लॉन्च होने से पहले वो मार्क को घर ला सकता है अगर वो हर्मिस को ही वापस मार्स की ऑर्बिट में भेज दें, क्योंकि फ्यूल की कमी के कारण वो मार्स ग्रह पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि खुद मार्क एरिस 4 के मिशन साइट एरिया में जाकर वहां पर मौजूद प्रोब से ऑर्बिट तक आएगा और फिर हर्मिस में मौजूद उसके साथी उसे रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन नासा के डायरेक्टर को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसा करने पर हर्मिस में मौजूद क्रूज का मिशन 533 दिन
और बढ़ जाएगा। साथ ही इसमें उनकी जान का भी खतरा होता है और एक ऐसे क्रूज के लिए जिसके बचने के चांसेस बहुत कम है, उसके लिए 5 क्रूज की जान जोखिम में डालना वाकई एक पागलपन का काम है और इसलिए टेडी सैंडर्स ये करने से मना कर देता है। लेकिन रिच पर्नल किसी तरह हर्मिस के क्रूज तक ये मैसेज पहुंचा देता है, जिसके बाद 5 एस्ट्रोनॉट्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथी मार्क को रिट्रीव करने मंगल की कक्षा में वापस जाएंगे। वहीं चाइना की मदद से नासा सक्सेसफुली बूस्टर को लॉन्च कर देता है, जिसके बाद वो बूस्टर हर्मिस स्पेसशिप तक खाना पहुंचाता है और अब ये ग्रेविटी पुल के साथ मार्स के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ समय के बाद के समय को दिखाया जाता है, जहां मार्क को 219 दिन हो चुके हैं और वो एक दिन का खाना 3 दिन तक चला रहा है, जिसकी वजह से वो काफी वीक हो गया है। हैरिस में मौजूद उसके साथी उसे बताते हैं कि एरिस 4 के मिशन साइट एरिया में मैप तक पहुंचे, जिससे मार्क ऑर्बिट तक आएगा। जिसके बाद मार्क एरिस 4 मिशन साइट के एरिया के लिए निकल पड़ता है। वो सुबह अपना सफर शुरू करता है और फिर दिन में बैटरी को चार्ज करता है। ऐसे वो रोज करता है और अब कई दिनों के बाद वो मिशन साइट एरिया तक पहुंच जाता है। अब तक मार्क को मार्स पर 516 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये होती है कि मार्क को मार्स की ऑर्बिट तक आने के लिए उसे कुछ भार कम करना पड़ेगा। नासा का प्लान होता है कि मैप के एयर लॉक विंडोज, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम हटाकर उसका वेट कम से कम 5000 केजी तक होना चाहिए, जिसके बाद ही मार्क मार्स की ग्रेविटी से निकलकर उसकी ऑर्बिट तक पहुंचेगा। यहाँ तक मैप के मैनुअल कंट्रोल से भी हटाकर हर्मिस से मार्टिनेज उसे कंट्रोल करेगा। जिसके बाद नासा के कहने पर मार्क मैप से सारा भार कम करने लगता है और भार कम करने के बाद बूस्टर को ऑन करता है और मार्स की धरती को छोड़ निकल जाता है। वहीं अब उसके साथी क्रूज की टीम हर्मिस में मार्स तक आ चुकी है और मार्क को रिट्रीव करने के लिए एक रस्सी के सहारे उनकी कमांडर लुइस बाहर जाती है। वहीं दूरी ज्यादा होने के कारण मार्क अपने स्पेस सूट में होल करता है ताकि वो खुद को स्पेस में डायरेक्शन दे पाए। काफी मशक्कत करने के बाद लुइस मार्क को पकड़ लेती है और अपने स्पेसशिप में वापस ले जाती है। वहीं ये सब कुछ पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है और जब दुनिया को ये पता चलता है कि मार्क को रिट्रीव कर लिया गया है तो ये पूरी दुनिया के लिए काफी बड़ी बात होती है और सारी दुनिया में इसका जश्न भी मनाया जाता है। अब कुछ समय के बाद के समय को दिखाया जाता है, जहाँ मार्क अपनी टीम के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लैंड कर चुके हैं और अब वो एक सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बन चुका है, जिसमें वो कई एस्ट्रोनॉट्स को बताते हैं कि कैसे वो मंगल की धरती पे सरवाइव कर सकते हैं। और मूवी के इस सीन के साथ ही इस कहानी का अंत होता है।